इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अधीर रंजन चौधरी ही लोकसभा में कांग्रेस के लीडर होंगे। लोकसभा में कांग्रेस लीडर की तब्दीली का कोई इरादा नहीं। इस सेशन में अधीर रंजन चौधरी का कांग्रेस के लीडर होंगे। कांग्रेस के जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ही लोकसभा में कांग्रेस के लीडर होंगे। लोकसभा में कांग्रेस लीडर की तब्दीली का कोई इरादा नहीं है। इस सेशन में अधीर रंजन चौधरी ही कांग्रेस के लीडर होंगे। कांग्रेस जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ही लोकसभा में कांग्रेस के लीडर होंगे। दूसरी बड़ी खबर, बांद्रा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल मैन्युअल के मुताबिक सहूलियत फराहम करने का मामला है। एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने मुख्तार अंसारी की अर्जी मुस्तरद की। मुख्तार अंसारी ने जेल मैन्युअल के मुताबिक सहूलियत फराहम करने की दाखिल की थी अर्जी। मुख्तार अंसारी की अर्जी पर बांद्रा जेल इंतजामिया ने दाखिल किया था अपना जवाब। बांद्रा जेल इंतजामिया ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल मैन्युअल के मुताबिक दी जा रही है सहूलियात। समाअत के बाद खुसूसी अदालत ने मुख्तार अंसारी की अर्जी खारिज कर दी। आपको फिर से एक बार बता दें कि बांद्रा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल मैन्युअल के मुताबिक सहूलियत फराहम करने का ये मामला है और इस मामले के हवाले से एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत ने मुख्तार अंसारी की अर्जी मुस्तरद की। मुख्तार अंसारी ने जेल मैन्युअल के मुताबिक सहूलियत फराहम करने की अर्जी दाखिल की थी और अब मुख्तार अंसारी की अर्जी पर बांद्रा जेल इंतजामिया ने अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में यह कहा गया है कि इंतजामिया ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जेल मैन्युअल के मुताबिक तमाम सहूलियत फराहम की जा रही है। ईद उल अजहा करीब है। उल्मा और पुलिस इंतजामिया तैयारियों में जुटी है। इसी दरमियान मालेगांव शहर की कुल जमाती तंजीम ने शहर के एडिशनल एसपी से मुलाकात करके उनके सामने कुर्बानी और इसके बाद आने वाले मसाइल पर गुफ्तगू की। कुल जमाती तंजीम ने जिम्मेदारियों ने पुलिस इंतजामिया से कहा कि मालेगांव शहर कानून की पासदारी करने वाला शहर है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, मगर पुलिस इंतजामिया इस तरफ ध्यान दे कि पुलिस इंतजामिया कुर्बानी के दौरान कोई शरपसंद शहर का माहौल खराब न करे और खुसूसी तौर से शहर में साफ सफाई का निजाम रखा जाए ताकि कोई बीमारी जन्म न ले। ईद उल अजहा करीब है तो ईद उल अजहा से मुतालिक सरकारी हिदायत क्या हैं और मालेगांव के भारी अक्सरियत मुसलमानों के क्या जायज़ मुतालबात हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई। हमने सारी बातें उनके सामने बहुत तफसील से रखी हैं और उन्होंने भी इफ़ाहम और तफ़हीम के हिसाब से जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकारी हिदायत हैं किस हद तक उस पर अमल किया जा सकता है कि जनता को कोई तकलीफ़ ना हो और बखैर खूबी ईद उल अजहा का त्यौहार गुजर जाए, इस पर अच्छी गुफ्तगू हुई। अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान की क़यादत में एक मुस्लिम वफ़द ने मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान अक़लियती समाज के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। अमीन पठान ने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी के अक़लियती उमूर बनने के बाद से वजारत ने अक़लियतियों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन अवाम अब सब कुछ समझ चुकी है। देखिए, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के जिस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो और ओवरऑल एम्पावरमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाज के सभी हिस्सों
कि बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी हो, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। ये बात इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि समाज के सभी हिस्सों के साथ माइनॉरिटीज़ का भी बराबर से सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट किया गया है और होगा और आगे भी किया जाएगा। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के टाइम पे हुआ, इतना काम कभी नहीं हुआ। चाहे वो हुनर हाट के जरिए हो, मौलाना आज़ाद की जो स्कीमें है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए तमाम जो है जो काम किए गए वो ऐतिहासिक थे। और अजमेर दरगाह के अंदर भी जितने आपके वक्त में काम हुए, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर अक़लियतों की तालीम, तरक्की, बहबूदी और फलाह के लिए जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी के इस सरकार के अंदर अक़लियतों के लिए बहुत बेहतरीन काम होंगे। तो अक़लियतों को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ज़रख़रीद गुलाम समझा है, अपना वोट समझा है, उनको भाजपा के नाम से, आरएसएस के नाम से डरा के वोट लिया है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया हम लोग अदा करेंगे, पूरे मुल्क के लोग मिलके। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश से एक तरफ जहां आवाम को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह पानी जमा होने से दुश्वारियां भी पेश आ रही है। जगह जगह ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली एनसीआर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और यही वजह है कि मंगलवार से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। आज बुधवार का दिन है और आज भी लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। आप इस समय मौसम का नज़ारा देख सकते हैं कि झमाझम बारिश होने की वजह से जो है लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं और रुक रुक करके बारिश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों लगातार तपती हुई गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया था, लेकिन जो बारिश हो रही है, मानसूनी बारिश हो रही है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। और अब लोगों का कहना है कि इस बारिश की वजह से लोग बारिश का पूरी तरह मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत इंतजार था कि कब बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस साल मानसून जो है राजधानी दिल्ली एनसीआर में देरी से सक्रिय हुआ है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है, यह स्थिति अभी और बनी रहेगी और दिल्ली के लोग इस बारिश का आनंद अभी और कुछ दिनों तक उठा सकेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। उज्जैन में बारिश के लिए टोटके का सहारा लिया जा रहा है। मकामी अफराद ने गांव के पटेल को गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया और फिर शमशान ले जाकर पूजा पाठ की। इसके बाद शाम को एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। अब गांव वालों का कहना है कि बारिश टोटके से ही होती है। हालांकि हल्की बारिश होने के बाद रुक गई, लेकिन गांव वाले बारिश को टोटके की वजह ही बता रहे हैं। और गांव में गधे पे बिठा के शमशान तक लेकर जब जाके पानी गिरा, बहुत लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। कितने जने गए थे? पूरा गांव गया था, लेडीज वगैरह सभी, बच्चा बच्ची। फिर कहाँ पे ले गए थे गांव से? शमशान तक, शमशान में मुर्दा जलाया। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खौफ है, दूसरी तरफ चंद ज़ाब्ते और पाबंदियां। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश है कि किसी भी तरह से मुल्क को माजी के मुश्किलात से दो चार न होना पड़े, लेकिन इसके बरतरफ मजहबी यात्राओं की इजाजत भी दी जा रही है। कावड़ा यात्रा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर अगली समाअत 16 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश में आबादी कंट्रोल करने को लेकर मुजवजा कानून पर सियासी बहस छिड़ गई है। एक तरफ आबादी को कंट्रोल करने की वकालत की जा रही है, तो दूसरी जानिब आबादी में इजाफे की वजूहात पर गौर करने की बात की जा रही है। संख्या की समस्या एकमात्र समस्या है या सबसे बड़ी समस्या है,
ये कम से कम अब जनसंख्या और आर्थिक विकास के संबंधों को जो लोग जानते हैं वो इस बात को मानते नहीं हैं। जनसंख्या की एक नीति होनी चाहिए, जनसंख्या की एक समझ होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन अब जो दुनिया भर के अनुभव हैं, जो ताज़ा अनुभव हैं, वो पिछले 20 साल पहले जो अनुभव थे, जिनके आधार पे जनसंख्या नीतियां बनाई जाती थीं, उससे बहुत अलग हैं। जब भी बढ़ती आबादी का सवाल उठता है तो मुल्क के अक़लियती तबके पर इल्जाम भी लगने लगता है कि वो आबादी बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा सवाल मुल्क में मुसलमानों की आबादी और फर्टिलिटी रेट को लेकर उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब हिंदू तंजीमों की तरफ से 4-4 बच्चे पैदा करने की बात भी की जाती रही है। तालीम के फुकदान, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में कम हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए कई जानकार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर सवाल भी उठा रहे हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का कहना है कि दरअसल अक़लियतों और दलितों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पॉलिसी पहले आसाम में शुरू हुई है और अब उत्तर प्रदेश में पहुंची हुई है और शायद ये दूसरी जो बीजेपी की स्टेट्स हैं वहाँ भी पहुंचेगी। ये इसका मकसद दरअसल जो है मुसलमानों को और दबे कुचले जो तबकात हैं इनके लोगों पर पाबंदी लगाना है, इसलिए कि यही इनके यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए कि गुर्बत इनके यहाँ है। ये दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है कि जो गरीब होते हैं ज़्यादा बच्चा उनके यहाँ होता है, जो ज़्यादा अमीर होते हैं फिर वो बच्चा ज़्यादा पैदा नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई बड़े अच्छे स्कूल में जाएगा, फिर मैं कैसे जो है ना इस करूँगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हर एक क्या ऐसी होता है, क्रिश्चियन हो, अगर उसके एक जो है सोसाइटी के अंदर ख़ास लेवल के ऊपर जा चुका है तो उसके यहाँ पे 2 या 1 बच्चे होते हैं, नॉर्मली बिल्कुल से दुनिया भर में। तो ये तबका है जो नीचे का, सिर्फ मुसलमान नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। अगर किसी जगह रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जगह कम है और साधन भी कम है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ की आबादी कम रखने के लिए लोगों को इंसेंटिव्स देने के लिए अगर कोई कानून बनता है, रूल बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। एक दीर्घकालिक फर्टिलिटी रेट के ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो उसका संबंध निश्चित तौर पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों से होता है। वो सामाजिक आर्थिक स्थितियों का कभी कभी किसी समुदाय विशेष से संबंध भी हो सकता है। वो समुदाय कोई जाति भी हो सकती है, वो समुदाय कोई धर्म भी हो सकता है, वो समुदाय कोई क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे यूपी का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब ये कहना है कि यूपी का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वो यूपी में रहने वाले किसी एक समुदाय के कारण है, तो इससे ज़्यादा झूठी बात कोई हो नहीं सकती। हुकूमत के आबादी से जुड़े एक सर्वे के मुताबिक मुल्क का हर चौथा भिखारी मुसलमान है और मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। जानकारों की राय है कि अगर मुस्लिम आबादी को कम करना है तो मुसलमानों को तालीम की जानिब रागिब करना ही होगा। साथ ही गरीबी को कम करने के लिए अहम इक़दामात भी फौरी उठाने होंगे। इस बात में कोई शक नहीं, मुल्क में बढ़ती आबादी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जिस तरह के तजुर्बात चीन और दूसरे ममालिक में सामने आए हैं और जिस तरह से चाइल्ड पॉलिसी में तब्दीलियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही हैं, ऐसे में हमें इस रास्ते पर बहुत ही दानिशमंदी और दानाई के साथ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महाराष्ट्र में गुज़श्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां पहाड़ियों और झुगी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों पर खौफ तारी कर दिया, वहीं दूसरी जानिब बोसीदा हाल और गैरकानूनी तरीके से तामीर हुई इमारतों के मकीनों के लिए वबाल जान भी बन चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुंबई से मुत्सिल इल्हास नगर भिवंडी में इमारतों के स्लैब गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। भिवंडी में सिर्फ 7 साल कबल तामीरी हुई
तामीर हुई इमारत की छत का स्लैब गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि इल्हासनगर में एक मरम्मत हो रही इमारत का मुकम्मल स्लैब टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। कहाँ लगी तुमको? मिमरा में 22 साला सरफराज नामी नौजवान ने इश्क में नाकामी के बाद समंदरी गाड़ी में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। इस वाक़े से 1 रोज कबल से ही वो घर से गायब था। खुदकशी से कबल दोस्तों ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक नहीं माना और सीधे गाड़ी में छलांग लगा दी। बरसात और तेज बहाव के सबब 20 घंटे से जायद का वक्फा गुजर चुका, लेकिन इसकी लाश अभी तक नहीं मिल सकी। दोस्त था मेरा, अरबाज नाम था। वो थोड़ा टेंशन में था, वो उसके लड़की के चक्कर में। तो मैं उसको कल रात से घर से बाहर था, तो मैं उसको भी घर पे ही लेके जा रहा था मेरे। तो वो मेरे साथ में आया और चलती रिक्शा में से कूदा तो मैं उसके पीछे भागा। तब तक मैं आके वहाँ पर कूदा। घर पे नहीं रात से आया ही नहीं था। रात से घर पे नहीं था। कहाँ था फिर? वो उसी के दोस्त के साथ में था, वो बोला मेरे साथ में था। उसके घर पे नहीं, सिर्फ मालूम है कि एक लड़की के साथ में घूमता फिरता, लेकिन हमको उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। डबल बेंच की असिस्टेंट बैंक सर्टिफिकेशन ऑफिसर की अपील को खारिज कर दिया। दरअसल असिस्टेंट बेंच सर्टिफिकेशन ऑफिसर को नौकरी मिलने के बाद तीसरा बच्चा हुआ, जिसके बाद इसे नौकरी के लिए नाअहल करार दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 26 जनवरी 2001 को कानून लागू हुआ था और इसके बाद अगर तीसरा बच्चा हुआ तो सिविल सर्विस एक्ट 1961 के तहत आप सरकारी नौकरी के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। दरअसल फॉर्म जमा करते वक्त बखेल के 2 बच्चे थे, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त एक और बच्चे की पैदाइश से मुश्किलात में इजाफा हो गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।